माँ, कब तक आप ऐसे ही पापा की तस्वीर को सीने से लगाई रोती रहेंगी? जो हुआ उसे भूल जाइए ना। डॉक्टर ने आपको ज़्यादा टेंशन लेने से मना किया है। और देखो, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए माँ, कब तक आप ज़्यादा देर तक मत बैठिए। इसलिए खाना खा लीजिए। रात से आपने कुछ नहीं खाया और दवाइयाँ लेकर आराम करिए। पल्लवी अपनी माँ देवंती जी के आंसू पोंछती हुई बोली। देवंती जी बोली, बेटा, तू इस बुढ़िया को कहीं छोड़ क्यों नहीं आती? कब तक मेरा बोझ अपने कंधों पर उठाती रहेगी? खबरदार माँ, जो अपने आप को बोझ कहा तो। अरे, जब बचपन में आपने अपने बच्चों को कभी असहाय या बोझ नहीं समझती, तो मैं अपने बोझ समझकर कहाँ छोड़ आऊँ? पर बेटा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे कारण तुझे यहाँ कितने ताने सुनने को मिलते हैं। तेरी खुशियाँ मेरे कारण कम होती जा रही हैं। माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता क्यों करती हैं? इसलिए अब आप खाना खा लीजिए। चलिए, अब आप खाना खा लीजिए। पल्लवी माँ को खाना देकर और दवाइयाँ पास रखकर बोली। अच्छा माँ, मैं बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लेकर आऊँगी, वरना ज़्यादा धूप हो जाएगी। और आपकी उधर से रिपोर्ट भी लेते आऊँगी। हाँ बेटा, पल्लवी ने देवंती के आंसू पोंछकर वहाँ से चली गई। पल्लवी के जाते ही कामिनी जी दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और देवंती जी के हाथ से खाने की प्लेट छीनते हुए बोली, शर्म नहीं आती बुढ़िया, अपनी ही बेटी के घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। अरे, हमने क्या यहाँ सरकारी अस्पताल खोल रखा है? इतना कहकर कामिनी जी ने देवंती जी सामान उठाया और घर के बाहर फेंक दिया और देवंती जी का हाथ पकड़कर धकेलते हुए घर से बाहर ले जाने लगी। तो देवंती जी कामिनी जी के पैरों को पकड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहन जी, ऐसा मत करिए। इस मजबूर लाचार माँ के साथ मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँगी? एक बार ठीक हो जाऊँ तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। देवंती जी दर्द के कारण बिलबिला रही थी और कामिनी जी को उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उन्हें खदेड़ते हुए घर से बाहर निकाल रही थी कि तभी अचानक पल्लवी जी ने अपने सास का हाथ पकड़ लिया। बेटी को सामने देख देवंती जी किसी डरे हुए बच्चे की तरह पल्लवी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पल्लवी चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, शर्म नहीं आती आपको मेरी माँ के साथ ऐसा करते हुए? अरे, अभी 2 महीने पहले ही मौत के मुंह से बचकर आई हैं। दया नाम की चीज़ है आपके अंदर या नहीं? अभी तो आप कुछ दिन पहले तक मेरी माँ के आगे पीछे नाच रही थी। अपना सब कुछ वह बेटी की खुशी के लिए तुम लोगों पर कुर्बान कर चुकी हैं। मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है और वह अपनी बेटी के घर में ही। खबरदार, अगर दोबारा मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो, वरना तुम लोगों का वहाँ हाल करूँगी जिसका तुमने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा। पल्लवी, तुम यह माँ से कैसी बात कर रही हो? बेटे को देखते ही कामिनी जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लो बेटा, माँ बेटी मिलकर मुझ विधवा बेचारी पर क्या अत्याचार कर रही हैं। इतनी सर्दी में बहू अपनी माँ के साथ मिलजुल कर मुझसे पूरे दिन इतना काम करवाती हैं कि मेरे हाथ पैर सूज गए हैं। यह सुनते ही सुधीर का खून खोल उठा और पल्लवी पर हाथ उठाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तू मेरी माँ पर अत्याचार करती हो, ऊपर से इस बोझ को लाकर मेरे घर पर पटक दिया है। यह सुनते ही आज पल्लवी से बर्दाश्त ना हुआ और उसमें न जाने कहाँ से इतना साहस आ गया कि सुधीर का हाथ ऊपर उठने से पहले ही पल्लवी ने 2 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए। खबरदार, जो मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द बोला कि मैं तुम लोगों को क्या हाल करूँगी। पल्लवी का ऐसा रूप देखकर कामिनी जी और सुधीर एकदम से सख्ते में आ गए कि
सब कुछ चुपचाप सहने वाली आज पल्लवी के अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया। पल्लवी ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उन्हें अंदर कमरे में ले जाते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ मेरी माँ को इस घर में रहने से कौन रोकता है। पल्लवी की बातें सुनकर कामिनी जी और सुधीर की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए इस तरह का रूप धारण कर लेगी। पल्लवी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अभी कुछ दिन पहले ही उसके पापा का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सुधीर ने ही उसे अपनी माँ को यहाँ लाने के लिए बोला था। एक दिन सुधीर बोला, अम्मा जी अब आप इतने बड़े घर में अकेली रहकर क्या करेंगे, तो मैं कहता हूँ इस घर को हम किराए पर लगा देते हैं और पीछे जो अपने छोटे छोटे 2 कमरा बनवा रखे हैं आप उसमें रहो। वैसे भी इतने बड़े घर की सफाई अब आपकी बस की नहीं है। और मैं यह क्या सुन रहा हूँ कि आप सारे फैसले लेने का अधिकार पल्लवी पर छोड़ दिया गया है। आपको लगता है वह पैसों और संपत्ति का फैसला कर सकेगी। वह खुद मुझ पर निर्भर हैं, फिर आपके लिए क्या ही कर पाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। सुधीर अपनी सास देवंती जी से कहता है। देवंती जी बोली, मेहमान जी मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार हैं, पर मेरी बेटी को ना समझ मत कहिए। उसके पापा कहा करते थे कि वह मेरी बेटी नहीं बेटा है, तो अब तो हमारा जो कुछ है उसका ही है और उसे ही सब संभालना है, वरना समाज और रिश्तेदार 4 बातें बनाएंगे कि दामाद को घर जमाई बनाना चाहती हैं। सुधीर को अपनी सास की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पल्लवी अकेली संतान थी तो विवेक की नज़र हमेशा ससुराल की संपत्ति पर ही होती थी। जैसे ही देवंती जी हाथ मुंह धोने के लिए अंदर गई, सुधीर पल्लवी से बोला, अब यह आए ही तो हमारा खर्चा तो बढ़ता होगा। बेहतर होगा अपनी माँ से घर के काम करवाओ और काम वाली को 1 महीने के लिए निकाल दो। मैं कोई धना सेठ नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ को मुफ्त में बैठाकर खिलाऊं। इतना यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। पल्लवी सोचने लगी, एक मर्द अपने माता पिता को अपने साथ रख सकता है, वह उसे बोझ नहीं लगता, परंतु अपनी बूढ़ी सास उसे बोझ लगने लगती हैं। जबकि उसकी बेटी इस घर में नौकरों की तरह दिन रात काम करती हैं। अगले देवंती जी सुबह बैठकर चाय ही पी रही थी तो पल्लवी जी सास कामिनी जी से बोली, अरे वाह समधन जी, आज तक हमें तो बहू ने इतनी चाय नहीं दी। माँ क्या आई, घर के नियम ही बदल गए। देवंती जी बोली, अरे नहीं बहन जी, वह तो कल भी आपको ही ढूंढ रही थी, पर शायद आप किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी तो उसे मुझे चाय दे दिया। कामिनी जी बोली, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेती, इतना हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है। अरे मेरा बेटा कमाता है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। बहू क्या यह बात नहीं जानती। चलिए छोड़िए, आप तो बस आराम से चाय पीजिए, वैसे भी सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर आ गई है। कामिनी जी सुनाते हुए वहाँ से निकल गई। 2-4 दिन ही बीते थे। जैसे ही सुधीर ने आने का वक्त होता है वह अपने पैरों को दबाने लगती हैं। सुधीर बोला, क्या बात है माँ, आप पैरों में दर्द है क्या। कामिनी जी बोली, अब क्या बताऊं बेटा, घर में लोग बढ़ रहे हैं तो काम भी बढ़ी तो रहा है। अब अकेली बहू क्या क्या करेगी, तो ऊपर से कपड़े लाना, झाड़ू लगाना और सब्जी काटना, यह सब मैं कर लेती हूँ। जाओ तुम हाथ पैर धो लो और कम से कम तुम्हें तो आराम मिले, मेरा क्या है। सुधीर को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि पल्लवी उसकी माँ का ध्यान नहीं रखती है। अगले दिन रविवार था। कल भी सब्जी बाजी लाने के लिए बाजार गई तो सुधीर ने देवंती जी से कहा, अम्मी आप तो बेटी रहती हैं, क्यों नहीं आंगन में झाड़ू पाड़ू कर लेती हैं, एक और मदद करेंगे। देवंती जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ मेहमान जी कहिए ना।
सुधीर ने अपनी कुछ कपड़े लाकर उसके सामने रख दिए और बोला, यह मेरे कपड़े हैं, थोड़ा अच्छे से धोकर चमका दीजिए। आजकल धोबी बहुत ही पैसे ले रहा है। मैंने अकेले कमाने वाला हूँ और घर में खाने वाले 5-5 जन हो गए हैं। सोचिए मेरी क्या हालत होती जाएगी। इतना कहकर वहाँ से चला गया। दूर बैठा कामिनी जी मुस्कुरा रही थी। देवंती जी ने अपने आंगन में झाड़ू किया, फिर दामाद के कपड़े धोने के लिए नल के पास बैठ गई। वहीं दूर दामाद और उसकी माँ टांग पर टांग किए चाय के मज़े ले रहे थे। तभी पल्लवी सब्जी लेकर अंदर आई। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और आपको किसने कहा उनके कपड़े धोने के लिए? चलिए उठिए उठिए, यहाँ से आपको पता है ना, आपकी कमर का ऑपरेशन हुआ है। आप इतना कैसे बैठ सकती हैं? पल्लवी ने माँ को सहारा दिया और उन्हें वहाँ से उठाया। देवंती की बोली, अरे बेटा, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस कपड़े हैं। पल्लवी बोली, नहीं माँ, आप यह काम नहीं करेंगी। और यह क्या, आज काम वाली जल्दी आ गई तो क्या आंगन में झाड़ू भी लग गया है क्या? तभी कामिनी हंस कर बोली, अरे न बहू, काम वाली नहीं आई है, पर मुझे नहीं लगता अब उसकी ज़रूरत भी है। ये समधन जी पल्लवी ने कहा। माँ जी, यह क्या कर रही हैं? कामिनी जी बोली, अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि समधन जी को बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने झाड़ू लगा दिया और अपने बेटे दामाद के कपड़े धोना क्या बुरी बात होती है? इसी बहाने तुम्हारी मदद हो जाएगी। पल्लवी बोली, माँ जी, मेरी माँ इस घर में मेहमान हैं और जहाँ तक मदद की बात है, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर देती? यह घर आपका भी है। इतना कहते हुए वह अपनी माँ को लेकर उनके कमरे में चली गई। कामिनी जी सुधीर के पास रोककर बोली, देख रहे हो बेटा, अपनी माँ के सामने तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की कितनी बेइज्जती कर रही है। पल्लवी सब्जी लेकर रसोई में जाने लगी। सुधीर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? और सुनो, अगर तुम्हारी माँ यहाँ रहती हैं तो उनको यह सब काम करना ही होगा, वरना इस घर में रोटी नहीं मिलेगी। पल्लवी बेचारी मन महसूस कर रह गई। अगले दिन पड़ोस में कोई फंक्शन था तो कामिनी जी ज़बरदस्ती देवंती जी को भी साथ में ले गई। देवंती जी बेचारी गांव से थी तो सभी की नज़रें उन्हें ही निहार रही थी। देवंती जी बेचारी गांव से थी, सभी की नज़रें उन्हें ही निहार रही थी। देवंती जी यह सब देखकर बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सारी औरतें जब डांस करके थक गई तो कामिनी जी ने देवंती जी को नाचने के लिए खड़ा कर दिया। देवंती जी को भी बचपन से ही नाचने का शौक था। उस समय ऐसे डांस नहीं होते थे जैसे आजकल सब प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। देवंती जी बेचारी वही अपने पुराने तरीके से नाच रही थी तो सभी औरतें उनका मजाक उड़ाकर उन पर हंस रही थी। ऊपर से उनकी साड़ी भी मैली कुचैली थी। यह सब देखकर देवंती जी की आंखें भर आई, लेकिन बेटी परेशान ना हो इसलिए उन्होंने घर जाकर कुछ नहीं कहा। एक दिन पल्लवी अपनी माँ की ऐसा फटा हुआ साड़ा देखकर सुधीर से बोली, सुधीर, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, बेचारी माँ के पास साड़ी भी नहीं है, दवाई लेने जाती है तो अच्छा नहीं लगता। सुधीर चिल्लाता हुआ बोला, तुमने मुझ समझ क्या रखा है? मेरे पास कोई पैसा का खजाना है जो मैं तुम्हारी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करता रहूँगा। इस घर में रह रही है, यह क्या कम है? सुधीर की बातें सुनकर पल्लवी की आंखें भर आई। वह बहुत दुविधा में थी। एक तरफ अकेली माँ और दूसरी तरफ उसका परिवार जो उसे समझने को तैयार नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। पल्लवी की आंखें में नींद नहीं थी, मन बहुत उदास था। एक बार पलटकर उसने सुधीर को देखा तो एक बड़ी सुकून भरी नींद ले रहा था। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा वह पल्लवी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पर वही बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या उसे घर में उसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसे जैसा चाहो वैसा ही चलाया? और अब उसे उसकी माँ को भी अपनी
सांचे में डालने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब बातों में पति का योगदान सबसे ज़्यादा हो रहा था, जिस बात से वह बहुत दुखी थी। दरअसल अभी 1 महीने पहले पल्लवी के पिता का आकस्मिक निधन हो गया था। घर में माँ के अलावा कोई नहीं था, तो उन्हें अपने घर ले आई थी। पल्लवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप थे जो बेटे को बेटे से कम नहीं समझते थे। पिता की मृत्यु के बाद अब पल्लवी को कहीं फैसला लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ को कहाँ रखेगी, क्योंकि अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई थी। 2-3 दिन बाद देवंती जी ने अपने घर जाने की बात तो पल्लवी ने भी वही सही समझा और अपनी माँ को मायके छोड़ आई। देवंती जी ने जाने से सुधीर और कामिनी बहुत नाराज थे, पर पल्लवी माँ को बहुत ससुराल में नहीं रखना चाहती थी। कारण जब उसके बेटे ने जन्म लिया था तभी उसकी माँ उसके पास 1 महीने के लिए आई थी। उस समय भी पति और सास ने उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी देवंती जी सुबह से रात तक काम में लगी रहती, पर मजाल की दोनों माँ बेटे में से पूरा फैसला पल्लवी पर छोड़ दिया है। पल्लवी हैरान थी कि ससुराल में तो उसे कभी किसी निर्णय के लिए आज़ाद नहीं दी गई है। आज मायके में अगर उसे कुछ फैसला लेना है, अभी उसे उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और अपने हिसाब से पल्लवी को चलाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन सुधीर पल्लवी से बोला, अपनी माँ से कहो कि अपनी प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम की जगह मेरा नाम कर दे। मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब यह अकेली क्या कर लेंगी, किसी न किसी के सहारे की उसको तो ज़रूरत पड़ेगी। और तुम तो औरत हो, उनकी क्या ही देखभाल करोगी। बेहतर है मेरा नाम रहेगा तो रिश्तेदार डरे रहेंगे। पल्लवी का मन नहीं माना तो इंसान अपनी पत्नी के हाथ में खर्च देने से पहले 10 बार सवाल करता है, 10 बातें सुनता है। वह उनकी माँ का खर्चा उठाएगी, वह भी तभी जब अपनी माँ के सामने वह अपनी सास का कोई सम्मान नहीं देता है। वह इसलिए कि दामाद को सास की नहीं अपनी संपत्ति की पड़ी है। एक दिन कामिनी जी ने सुधीर से कहा, बेटा अपनी जल्दी से सके अपने ससुराल की संपत्ति अपने नाम करवा लो, वरना कौन जानता है तुम्हारी सास के मन में कुछ और आ जाए। और अगर यहाँ रखना चाहते हो तो रख लो, हाँ बस काम वाली को घर से निकलवाओ, कुछ तो काम आएगी। इतना कहकर माँ बेटे हंसने लगे। पल्लवी ने उनकी सारी बातें सुन ली। पल्लवी वहाँ आई और बोली, एक बात बताइए सुधीर, आपकी माँ ने अपनी सारी जायदाद क्या आपका नाम कर दी है? नहीं, क्यों? पल्लवी बोली, फिर भी देखिए आप खुशी खुशी उनका खर्चा उठा रहे हैं। भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2 या 3 बार आते हैं। सारा खर्चा आपका सर पर है, पर आप उफ तक नहीं करते हैं। आज मेरे पापा क्या चले गए, आज मेरी माँ को इस घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना पति करने पर। इतना कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन रसोई में कामिनी जी ने फिर वही बात उठाई तो पल्लवी ने अपनी मन की बातें कही। तो कामिनी जी बोली, क्या गलत कह रहा है बेटा? बेटा मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगी? बेचारे को कोल्हू का बेल समझ रखा है क्या? पल्लवी बोली, माँ जी जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हैं वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। कामिनी जी बोली, देखो बहू तू मेरी बराबरी अपनी माँ से मत करो। मैं सुधीर को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है। तो क्या तुम्हें यह देखकर जलन हो रही है? इतना ही सेवा करवाने का शौक था तो तुम्हारी माँ ने
एक बेटा क्यों नहीं पैदा किया? और वैसे भी अकेली औरत को क्या पता चलेगा कि किस तरह से फैसला लेना चाहिए। तुम्हारी पापा तो रहे नहीं, अब वह निर्णय सुधीर ही लेगा न। पल्लवी अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। वह बोली, माँ जी, मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, इसलिए आप यह सब कह रहे हैं। पर बेटा मजबूत और बेटी कमज़ोर, ऐसा कहाँ लिखा है? मैं भी तो दूसरे घर से आई हूँ और आपकी सेवा कर रही हूँ, जबकि मेरी माँ नहीं, सास हैं। फिर भी आपको बेटा अपनी सास की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकता? पल्लवी ने अपनी मन में कुछ निर्णय लिया और वहाँ से निकल गई। उस रात पल्लवी के दिमाग में कुछ चल रहा था। खाना खाने के बाद उसने ज़्यादा कुछ नहीं, किसी से बात नहीं की और चुपचाप सो गई। अगले दिन पल्लवी के बेटा पल्लवी अपनी माँ के बारे में कुछ सोचो। बेचारी पूरी दिन अकेली रहती हैं। इतना बड़ा घर है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इतनी जल्दी ही कुछ फैसला लेना होगा। पल्लवी बोली, जी चाचा जी, मैंने फैसला ले लिया है और बहुत ही जल्दी सोच माँ वहाँ घर का बेच दूँ। सुधीर ने आंखों में चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ कहता, पल्लवी बोली, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यह मामा के नाम से एक छोटा सा घर लेती हूँ और बाकी के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे दूँगी। माँ के खर्चों में कहाँ जाऊँगी? और माँ पास में रहेगी तो मुझे उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूँगी। दोनों घर पास रहेगा तो मैं चिंता मुक्त रहूँगी। आखिर यह जिम्मेदारी मेरी तो है, मुझे ही उठानी पड़ेगी। सुधीर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो। देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो तुम आजकल। मैं तुमसे कहा था ना अपनी माँ को कहा कि प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम की जगह मेरा नाम ला दे। अच्छे से बोलने से क्या तुम्हारा दिमाग में बात नहीं आती? और ले जाओ अपनी माँ को यहाँ रहने के लिए। पीछे सर्वेंट क्वार्टर खाली हैं, उसमें रह लेंगे क्यों? माँ, सुधीर ने कामिनी जी से कहा। कामिनी जी बोली, हाँ और नहीं तो क्या, फालतू में सर्वेंट क्वार्टर खाली हैं और वैसे भी समदन जी यहाँ रहेंगी तो बेटी की मदद कर देगी, 2 पैसे तुम्हारे ही बच जाएंगे। बहू देख लो, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। पल्लवी बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, माँ बेटों का, जो आप मेरी माँ के बारे में इतना सोचते हो। एक बात बताइए सुधीर, मैं आपको फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैं कहीं ससुराल की किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं किया या ना बोला। कभी किसी निर्णय में आप लोगों ने मुझे नहीं पूछा और ना ही मुझे साथ में लिया। यह तो मेरे मायके से संबंधित फैसला है और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में तो सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी कहकर तैयारी हो जाएंगे और वह मुझे मंजूर नहीं है। आजकल की दुनिया में दामाद को सास नहीं बल्कि उसकी संपत्ति की पड़ी होती हैं और यह मैं अपनी माँ के साथ होने नहीं दूंगी। कामिनी जी बोली, बहू अपनी माँ के लिए तू हम लोगों से लड़ने को तैयार हो, शर्म नहीं आती? पल्लवी बोली, शर्म तो आती है, पर इस बात से कि एक औरत होकर भी आप दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं। सोचिए, अगर मैं बुरी बहू होती और आपके साथ ऐसा व्यवहार करती तो आपको कैसा महसूस होता? देखिए माँ, आप सास को सम्मान से 2 रोटी बनाकर खिला सकती हूँ, तो क्या आपको नहीं
अगर उनका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करता तो उन्हें कैसा महसूस होता। उन्हें तो अपने बेटे को समझाना चाहिए कि तुम अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो, पर उल्टा साथ दे रही हो। वह दिन दूर नहीं होगा जब सुधीर पैसों की लालच में अपनी माँ को एक दिन वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। फिर सोचिए मैं क्या कर पाऊंगी। देवंती जी ने कहा, पर बेटा वह लोग नाराज़ रहेंगे। पल्लवी बोली, जानती हूँ नाराज़ रहेंगे तो नाराज़ रहने दो। उनकी नाराज़गी चलते हैं अपनी माँ के दर दर की मोहताज नहीं होने दूंगी। अपने पिता के मकान को बेचकर अपने घर के सामने एक छोटा सा मकान लिया और वह मकान माँ के नाम से लिया। वह देवंती जी ने मकान के कागज़ पर नॉमिनी में पल्लवी का नाम डाला। आस पड़ोस के लोग जब कामिनी जी को यह कहते कि आप बहुत समझदार हैं, जो माँ के लिए इतना कर सकती हो, जो अपनी माँ के लिए इतना कर सकती है, सोचिए अपनी सास के लिए क्या नहीं करेगी। आजकल की बहुएं तो अकेली सास को काम वाली बना देती हैं या फिर वृद्धाश्रम छोड़ आती हैं। आप भाग्यवानी हो, आपको ऐसी बहू मिली है। लेकिन कामिनी जी ने अपने घमंड में पल्लवी की तारीफ सुनना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। एक दिन पल्लवी नौकरी के सिलसिले से बाहर गई हुई थी। 8 दिन बाद लौटकर आ रही थी। पल्लवी बहुत खुश थी कि अब वह अपनी माँ की हर ख्वाहिशें पूरी कर पाएगी। गाड़ी में बैठी यह सब सोच रही थी कि तभी उसे देखा एक औरत गाड़ी में चढ़ी और सबके आगे हाथ फैला बोल रही थी, बेटा 10 रुपये दे दो, बहुत भूख लगी है। पल्लवी के कानों में जैसे ही यह आवाज़ पड़ी उसके होश उड़ गए। वह भागकर उस औरत के पास आई तो देखा और कोई नहीं बल्कि देवंती जी थी। यह देखकर पल्लवी की आंखें में आंसू आ गए और उसने माँ को गले से लगा लिया। जब माँ ने सारी बात बताई तो बेटा उन लोगों ने मुझे धोखे से सारे पैसे निकलवा लिए और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर जंगलों में छोड़ दिए। यह सुनकर पल्लवी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उधर कामिनी जी और सुधीर सोच रहे थे कि बुढ़िया को अब तक जंगल जानवर खा गए होंगे। अभी दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे और माँ बेटे घर लौट रहे थे। घर पहुंचकर सामने का नज़ारा देख दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने घने जंगल से कोई वापस कैसे आ सकता है। पल्लवी से आज बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खींचकर एक तमाचा सुधीर के गाल पर जड़ दिया। अपनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतना घटिया हरकत करने की? बहू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी? खबरदार मम्मी जी, अगर आप आज बीच में बोली तो मैं उम्र का लिहाज करके आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना तुम लोगों ने तो गलती की है, उसकी सज़ा आज तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी। पल्लवी ने तुरंत फ़ोन उठाया और पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची तो पल्लवी ने कामिनी जी और सुधीर जी के सारे करतूत बताए तो सब सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई और दोनों को हथकड़ी लगा के जाने लगी। तो कामिनी जी पल्लवी के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। पल्लवी बोली, आप लोगों ने जो गलती की है वह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि यह घर अब मेरे होना चाहिए। मेरी माँ के जितने भी पैसे हैं वह सब वापस करो और यह सब मेरे नाम करो। सुधीर माँ को 1000 बार मना करता रहा, लेकिन कामिनी जी बोली, तू चुप कर, बुढ़ापे में अपनी दुर्दशा नहीं करवाना चाहती। कामिनी जी ने पुलिस के डर से झट से साइन कर दिया और देवंती जी के सारे पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए। तो पल्लवी खुशी खुशी अपनी माँ को दूसरे वाले घर में लेकर रहने लगी। जब कामिनी की उम्र के कारण हाथ पैरों से लाचार हो गई और आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि पल्लवी होती तो ऐसा न होता। उस दिन कामिनी जी को एहसास हुआ कि अच्छी बहू मिली थी, पर मैं उसकी कदर नहीं कर पाई। सच ही तो है, आज के समय में बेटे बहू माँ बाप के साथ जो करते हैं, कम से कम पल्लवी उसके साथ
तो वह नहीं कर रही थी। दोनों सर झुकाए देवंती जी से माफ़ी मांगते हुए। देवंती जी यह सोचकर माफ़ कर दिया कि मेरे कारण बेटे की गृहस्थी खराब नहीं। जब सुधीर देवंती जी के पास जाता तो देवंती जी बेटे की तरफ उसका ध्यान रखती। पल्लवी सुधीर से बोली, देखा आपने, यह फ़र्क है आपकी मेरी माँ में। आप दोनों मुझे कामवाली से ज़्यादा नहीं समझते, पर मेरी माँ आपको पलकों पर बैठा कर रखती हैं। सोचो, आप चाहते हो अगर लोगों को पता चल जाता तो लोग आपके बारे में क्या कहते कि दामाद को अकेली सास की नहीं बल्कि उसकी संपत्ति की पड़ी थी। सुधीर को कहीं भूल का एहसास हुआ तो पल्लवी भविष्य के बारे में सोचने लगी कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि अपने बुढ़ापे का इंतजाम ऐसे करेगी ताकि आगे चलकर उसे पति या बेटे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल स्टोरी 7.0 को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। थैंक यू।